हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी। अभी तक हम वर्क के बारे में स्टडी कर चुके हैं। वर्क क्या चीज है, वो उसको करवाने वाला रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसकी वजह से फोर्स की दो टाइप क्या होती हैं, वो सब चीजें हम इस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर हमने सीखा कि अगर कोई चीज वर्क डन को जल्दी जल्दी करती है, कम टाइम में ज्यादा वर्क डन करती है, तो उसको हम ज्यादा पावरफुल बोलते हैं। तो इसका मतलब हम पावर के कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है एनर्जी। तो ये क्या चीज है, तो ये भी वर्क से ही रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है कि काम करने की जो कैपेबिलिटी है, एक आदमी मान लिया, उसी एग्जांपल को फिर मैं बताता हूं, 100 केजी वेट है, नीचे रखा हुआ है। एक आदमी तो 100 केजी ले जाने तक उससे पहले ही थक जाता है। मान लिया 50 केजी लेके गया, थक गया। दूसरा आदमी 100 केजी ले गया, और भी 200 केजी ले जा सकता है, 200, 400, 500 केजी तक ले जा सकता है। तो जो जितना ज्यादा काम कर सकता है, हम उसको बोलेंगे वो उतना ही एनर्जेटिक है। यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। टाइम जहां पे कंसीडर करते हैं कि कम टाइम में या ज्यादा टाइम में, वो सब पावर फैक्टर है। लेकिन एनर्जी का सिर्फ लेना देना होता है कि काम कर कितना सकते हो, हाउ मच वर्क यू कैन डू। तो वो एक पैरामीटर जो काम करने की कैपेबिलिटी, हिंदी में शायद इसको क्षमता बोलते हैं, उस कैपेबिलिटी को जो निर्धारित करता है उसको बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी इज वर्क डन कैपेबिलिटी, या दिस इज डिफाइन द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क, दैट इज नोन एज एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी, this is capability of doing work। मतलब जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक, उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक, और जो जितना कम काम करेगा वो उतना ही कम एनर्जेटिक। तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? अब जैसे हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा काम, तो हम उसको कैसे मापेंगे? ऐसे तो मापेंगे ना कि एक आदमी ने 10 जूल काम किया, दूसरे ने 200 जूल काम किया, तो जिसने ज्यादा काम किया मतलब उसने 200 जूल किया, तो उसकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी है। इसलिए एनर्जी की जो यूनिट होती है वो वर्क डन की ही यूनिट होती है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल, दिस इज जूल। अब ये जो एनर्जी है, इसको हम कैसे सीखेंगे? तो एनर्जी जो होती है किसी बॉडी की, वो काम होना चाहिए। वो काम जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से हो। कोई चीज चल रही है, उसके चलने से अगर काम हो जाता है तो भी एनर्जी है। कोई चीज चल रही है, चलते चलते रुक गई तो भी अगर काम हो जाता है तो वो एनर्जी है। कोई चीज एक जगह से दूसरी ऊंचाई पे पहुंच गई तो भी वो एनर्जी है। जैसे मैं ये सारी बातें अगर एग्जांपल से बताऊं, भाई एक गाड़ी खड़ी हुई थी, आपने क्या किया, उस गाड़ी को चला दिया, आपने काम किया उसके ऊपर, तो वो क्या है? एनर्जी है। एक बुलेट जो है चल रही थी, चलते चलते वो जाके किसी दीवार से या लकड़ी से टकराई, वो जैसे ही वहां स्टॉप होगी तो वो वहां पे कुछ काम करेगी, उसके अंदर पेनिट्रेट करेगी, तो उसने कुछ काम किया, तो वो भी उसकी एक एनर्जी है। कोई चीज नीचे रखी हुई थी, नीचे से ऊपर पहुंच गई, तो ऊपर जो पहुंची है उसको जो पहुंचाया गया है तो कुछ तो काम करना पड़ा, तो वो भी एक एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जी ही है। एनर्जी दुनिया जान में अलग अलग तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो चलने से रुकने से ही डिपेंड करे। एनर्जी जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज को आप गर्म कर दो, गर्म करोगे तो उसमें कुछ एनर्जी दोगे तभी तो वो गर्म होगा, तो वो भी एक एनर्जी है कि हीट की फॉर्म में। इसी तरीके से कुछ और भी हो सकता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसमें जो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड नंबर को करेंगे। तो वन बाय वन हम सारी एनर्जी की डिस्कशन करते रहेंगे। अब एनर्जी का जो टॉपिक शुरू हुआ है, तो जो सबसे पहले एनर्जी है वो है कि अगर कोई बॉडी चलती है, उसके चलने से या उसको चलाने के लिए कितना काम करना पड़ा, ये दोनों बात का मतलब समझना। अगर वो चली तो वो चल के कितना काम कर सकती है, उसको भी एनर्जी, या उसको चलाने के लिए कितना काम करना, वो भी एनर्जी ही है। और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी।
और इसकी डेफिनेशन है दिस इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एनी बॉडी। उस मोशन की वजह से, किसी बॉडी के मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आखिर कैसे निकालें हम इसको, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्लूड होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल एनालिसिस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने के लिए मैं ये मानता हूं कि कोई बॉडी थी, उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मतलब वो रुकी हुई थी, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी 0, उसको हम चला देते हैं, चलाने से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है मान लिया वो है v, और 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी तक जाने में मान लिया उसने जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है वो है मान लिया s। तो 0 से लेके v तक मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी होगा उस बॉडी का, तो वो हम मान लेते हैं एक्सीलरेशन a। तो हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी ही है, हम धीरे धीरे निकालेंगे और हम बता भी चुके हैं दिस इज एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। उससे पहले हम ये बता चुके हैं कि एनर्जी एक्चुअल में होता वर्क डन ही है, तो हम धीरे धीरे वहीं पे पहुंचेंगे। ये मैंने सिर्फ ग्राउंड तैयार किया है कि कोई बॉडी है वो इनिशियली खड़ी हुई थी, वो फाइनल वेलोसिटी v पे पहुंच जाती है और ऐसा होने में वो s डिस्टेंस कवर करती है, और फिर ये यहीं से हमें पता चल गया कि अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसका एक्सीलरेशन भी है। तो अब आप मोशन की हमें 3 इक्वेशन सीख चुके हैं। अगर ये इक्वेशन हम अप्लाई करना चाहें तो ये अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें v स्क्वायर की वैल्यू बन गई 2as, यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी v स्क्वायर बाई 2s। अब हमें निकालना है एनर्जी, और दूसरी बात फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी हम ये सीख चुके हैं दिस इज इक्वल टू वर्क डन। तो अब हम वर्क डन निकालते हैं, और वो जितना वर्क डन आएगा वो उसकी एनर्जी के बराबर ही होगा। और कौन सी एनर्जी के बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा? क्योंकि इसके चलने के लिए जो काम करना पड़ रहा है हम उसी तरीके से वही टर्म्स यूज करके काम को निकाल रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे कि हम ऐसे निकाल रहे हैं कोई दूसरा तरीका। तो फर्स्ट वर्क डन की जो सिंपल जर्नल जो इसकी डेफिनेशन है वो होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मान क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है मैं इसको एज इट इज रखता हूं। अब मान लिया वो जो बॉडी जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी तक उसका मास जो है m है, इनटू उसका एक्सीलरेशन। देखो अब ये एक्सीलरेशन कहां से लेके आया हूं? ये लेके आया हूं मैं मोशन की इक्वेशन से, इसलिए जो वर्क डन आएगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि ये काम निकालने के लिए हमने एक फैक्टर यूज किया है एक्सीलरेशन, और वो एक्सीलरेशन हम अपनी मर्जी से कहीं से ऐसे नहीं लेके आए कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं, वो हम लेके आए हैं मोशन की इक्वेशन से, और मोशन की इक्वेशन से लेने की वजह से ये जो एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मैं इस एक्सीलरेशन की वैल्यू रख देता हूं v स्क्वायर अपॉन 2s, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने माना ही है, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s, तो s से s कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर के बराबर, जो कि हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं।
छोटी क्लास में भी आप सीख के आए होंगे, वहां सिर्फ यूज करते थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वो इक्वेशन आई कहां से, वो यहां से आई। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी बॉडी की, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो मास के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर किसी बॉडी का मास बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बातें बताने के बाद भी। ये बात सिर्फ बच्चे याद रख लेते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी, वो बच्चे मान लेते हैं, हजम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं इस बात को। लेकिन अगर किसी बॉडी का सब कुछ सेम है, जितनी रफ्तार से चल रही है उतनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन अगर उस चलते चलते उसका मास बढ़ जाए तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन बोथ मास एंड वेलोसिटी। ये बात ठीक है कि वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलना कि मास के चेंज होने से भी काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज होती है। तो दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम कहां यूज करते हैं भाई? किसी के भी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है, कहीं पहाड़ पे ऊपर पानी है, वो ऊपर से नीचे आता है, वो नीचे गिर रहा है मतलब वो चल रहा है। आप नीचे एक रोटर लगा दो, वो उसके ब्लेड के ऊपर गिरेगा, वो रोटर घूमेगा, वो जैसे ही घूमेगा उसको आप जो जनरेटर है उससे कनेक्ट कर दो, बिजली बनने शुरू हो जाएगी। तो यहां क्या हुआ? वाटर चल रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, उसका मोशन था, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ने कुछ काम कर दिया। तो ऐसे उसकी एनर्जी थी, एनर्जी को ही हम बोलते हैं ना कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो पानी के चलने में कुछ कैपेबिलिटी थी, वो वर्क डन जनरेट कर सकता है, उसने बिजली बना दी। और जैसे विंड मिल्स होते हैं, पवन चक्की जिसको हम बोलते हैं, हवा चलती है, वो हवा के चलने से वो जो विंड मिल होता है उसके ऊपर वो टकराती है और वो घूमने लगता है, वहां से हम आटा पीस सकते हैं। ऐसे दुनिया जान के एग्जाम्पल हैं कि कोई बॉडी चल रही है तो उसके चलने से काम हो सकता है। तो एक नई चीज आई कि एनर्जी और वर्क, एनर्जी भी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ये जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब वर्क अगर आप किसी बॉडी के ऊपर करोगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर है, उसको इस्तेमाल करके आप कहीं पे वर्क डन ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन कन्वर्ट वर्क इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू वर्क। लेकिन ये एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, ना कि कोई और एनर्जी। तो नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। हम देखते हैं कि क्या वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी बन सकती है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका यह मतलब हुआ कि जितना आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करोगे उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अगर कम काम करोगे तो कम चेंज होगा, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा चेंज होगा। मतलब जितना वर्क करोगे उतना ही मैग्नीट्यूड उसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है, ये तो इसकी स्टेटमेंट है, लेकिन क्यों है कैसे है उसको हम प्रूफ करेंगे। अब लेट्स ट्राई टू प्रूफ इट। अब वर्क डन क्या होता है? वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम ये करते हैं कि कोई एक बॉडी है, उसको हम अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं, मान लिया F, और अगर F फोर्स लगाने से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई, मान लिया DS, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई तो इसका मतलब काम भी थोड़ा सा ही हुआ। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो DW डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन, ये ए लिखा है मैंने, इंटू DS। ये आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऐसा मत मान लेना, मैंने ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन लिखा है
जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। वैसे dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds होता है, लेकिन मैं उस वेक्टर की भाषा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक मल्टीप्लीकेशन की भाषा में बात कर रहा हूं जो एक आम मैथमेटिक्स में होता है। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी dv, चेंज इन टाइम मतलब dt, और ये हो गया ds। अब मैं क्या करता हूं, इस m dv को ऐसा का ऐसा रखता हूं और इस dt को लेके चला जाता हूं ds के नीचे। तो ये क्या बन गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे एक्सीलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, ऐसे ही वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना बॉडी ने डिस्प्लेस किया और कितने टाइम में किया, इसलिए डिवाइडेड बाय टाइम dt। तो हम इस ds बाई dt की जगह क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी लिख सकते हैं। सॉरी, ये dv है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और ds बाई dt की जगह हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो ये स्मॉल वर्क डन क्या बन गया, इसको मैं आगे लिखता हूं फिर। ये स्मॉल वर्क डन हमारा बन गया एम वी को आगे ले आओ और डी वी। तो किसी बॉडी को जो हमने यहां से शुरू किया था, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ा। अब हम चाहते हैं कि उसको टोटल डिस्प्लेस करने के लिए कितना काम करना पड़ा। तो वी वांट टू गेट टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन अगर करना है तो आप अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज का टोटल इफेक्ट निकालना चाहते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन। और वो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंप्लीट यूनिट। तो ये कंप्लीट को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन अब हमें किसके लिए चाहिए? हमें चाहिए कि कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गई, फाइनल वेलोसिटी v पर, और उसके लिए जो काम करना पड़ा वो टोटल वर्क डन है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसका इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी? u से v तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के बारे में मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर x की पावर n dx है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और x dx अगर यहां पे लिखा है तो सिर्फ x वेरिएबल होगा, इसके अलावा y z x को छोड़ के y z d 2 5 7 पाई कुछ भी लिखा है m n o p, वो इसके लिए फिर क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पे dv लिखा है, तो dv के रिस्पेक्ट में सिर्फ v तो है वेरिएबल, और मास क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मास को तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। w टोटल क्या आ जाएगा? मास तो बाहर, इंटीग्रेशन u v एंड v dv। अब ये v की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? m v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 एंड u v। तो ये क्या बन गया? m v स्क्वेयर बाई 2 एंड लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v। अब आप क्या करो, इसमें 1m 2 को तो बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब इस m बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 एम वी स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 एम यू स्क्वेयर। तो ये टोटल वर्क डन किसके बराबर आ गया? लेट मी चेक इट इज विजिबल। ओके गुड। मैं इसको अब क्या करता हूं, थोड़ा इधर से एलिमिनेट कर देता हूं, एक कॉर्नर चाहिए मेरे को, जगह चाहिए। मैं इधर से कर देता हूं। यहां से टोटल वर्क डन किसके बराबर आ गया? इसी चीज को मैं दोबारा लिखता हूं, 1 बाई 2 एम वी स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 एम यू स्क्वेयर।
अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को। कब? जब उसकी वेलोसिटी v है। और ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को जब उसकी वेलोसिटी u है। तो v उसकी वेलोसिटी कब थी? जब फाइनल थी। और u कब थी? जब इनिशियल थी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल को f वर्ड से लिख दिया मैंने, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को मैंने I वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये हम लेके चले थे, पहले ये प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल को हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्रूव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो पहले उसकी स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नेट वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। फिर उसको प्रूव करो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पूरा उसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करो। पहले स्मॉल वर्क डन निकालो, फोर्स की वैल्यू लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट कर दो ds स्मॉल वर्क डन, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालो। और टोटल वर्क डन जब आप निकालोगे तो उसको जो वेरिएबल dv आएगा, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की लिमिट रख दो। देन यू विल गेट दी नेट वर्क डन, और वो जो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में इतना ही है। अब हम शुरू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। पोजीशन का मतलब क्या है? कोई किसी हाइट पे है तो समझो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कोई चीज अपनी पोजीशन की वजह से कुछ काम कर सकती है तो समझो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। आप 11वीं क्लास में हो गए मान लिया, अब आप 8वीं 7वीं 9वीं क्लास के न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हो, मतलब आपके अंदर इतना पोटेंशियल आ गया। हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी रखी हुई है, वो चार्ज हो जाती है, चार्ज होने के बाद वो 5 घंटे मान लिया एक फैन को चला सकती है, मतलब उसमें काम करने की क्षमता आ गई। वो काम करने की क्षमता कब आई? उसकी अपनी पोजीशन की वजह से। जैसे उसकी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज होने का मतलब वो बैटरी चार्ज हो गई। तो चार्ज, डिस्चार्ज और बैटरी ये सारा वर्किंग 12th क्लास में आप स्टडी करोगे। तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, आपने चार्ज किया, चार्ज होने के बाद वो कुछ काम कर सकती है। तो कोई काम करने की क्षमता जो है, अगर किसी बॉडी की पोजीशन से अगर हम निर्धारित करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइट की वजह से ही होगा, ठीक है? हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी जरूर बोलते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो बड़ी ही मेन है। लेकिन उसको हम बार बार यूज भी करते हैं। आज तक आप mgh यूज भी करते आए हो। लेकिन सिर्फ हाइट की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। उसको एग्जैक्ट ऐसे बोलना है, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग तरीके से हम 2 स्टडी करेंगे। वैसे और भी हो सकती है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप में खाने की वजह से एनर्जी आ गई, मतलब आपकी पोजीशन चेंज हो गई। अब एनर्जी जब आ गई खाना खाने के बाद, नाउ यू कैन डू वर्क, तो वो जो एनर्जी है वो क्या? आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो वहां पे हाइट की तो कोई बात नहीं है। आपके पास एक स्प्रिंग रखा हुआ है, ये मान लिया इतना लंबा स्प्रिंग है, ये अभी कुछ नहीं कर सकता। आप इसको ऐसे खींच दो, खींचने के बाद जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये अपने आप अंदर की तरफ जाएगा। ये कोई भी इंपैक्ट लगा सकता है, मतलब ये काम कर सकता है ड्यू टू इट्स पोजीशन। पहले ये नॉर्मल रखा था, नॉर्मल रखा, आपने खींच दिया, खींचने के बाद आपने क्या किया? सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज की है। तो पोजीशन चेंज करने से इसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी आ गई कि इट कैन डू दी वर्क। तो पोजीशन की वजह से जो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है, दैट इज नोन एज दी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में 2 मेन होती हैं,
फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो होती है कि किसी बॉडी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अर्थ जो है हमारी, ग्राउंड जो है उसके रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन जो चेंज हो जाए, वो किसी हाइट पे चली जाए, ऊंचाई पे चली जाए, वहां से जैसे ही छोड़ेंगे वो कुछ काम करेगी, ऊपर से जैसे पानी आके गिरता है या कोई भारी सामान है आपने ऊपर रख दिया, ऊपर से जैसे ही छोड़ोगे किसी बॉडी के ऊपर आके गिरता है तो वो उसके ऊपर इंपैक्ट लगाता है। तो वो जो पोजीशन की वजह से जो वर्क कर रहा है या हाइट की वजह से जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक तो हम ये स्टडी करेंगे, बड़ा छोटा टॉपिक है, आज ही करेंगे। कल हम दूसरी बात स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में ही, सेकंड पार्ट, स्प्रिंग की वजह से, मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अभी एक बिल्कुल स्मॉल टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। Then we will discuss about the potential energy of spring tomorrow. So first is potential energy. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज एनर्जी due to motion of any due to position of any body, that is known as potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप होते हैं। नंबर वन इज ग्रेविटेशनल, दो टाइप, मैं गलत बोल रहा हूं, वैसे इसके बहुत से टाइप होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। हम जो स्टडी करेंगे वो दो टाइप में ही करेंगे। एक तो ग्रेविटेशनल के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये दो हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी होती हैं, जैसे मैंने बता दिया कि आप किसी भी चीज से जो काम ले सकते हो उसकी पोजीशन की वजह से, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप किसी छोटी क्लास का न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, कोई आप सम निकाल सकते हो, आप इंग्लिश में दो लाइनें बोल सकते हो, वो क्या है? आपके अंदर पोटेंशियल आ गया। जो आज तक की आपने विद्या ग्रहण की है उसकी वजह से जो आप काम कर सकते हो वो क्या है? वो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ही है। उतना पोटेंशियल आप में ऑलरेडी बिल्डअप हो गया। कक्षा 12 पास करोगे, आपको साइंस की, फिजिक्स की अलग से कुछ और ज्ञान हो जाएगा, फिर आप और ज्यादा फिजिक्स के बारे में बता सकते हो, मतलब आप में और ज्यादा पोटेंशियल आ गया। आप आज 20 केजी वजन उठा सकते हो, 5 साल बाद आप मान लिया 100 केजी वजन उठा सकते हो, मतलब आप में पोटेंशियल आ गया। तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग। तो अब ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है कि मान लिया एक बॉडी ऐसे ग्राउंड पे रखी हुई है, इसका मास m है, तो ये मास m है तो इसका वेट कितना होगा? mg होगा। और ये mg का मतलब क्या है? दिस इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस बॉडी एंड अर्थ। अगर हम इस बॉडी को ऐसे उठा के ऊपर ले जाते हैं एक हाइट पे, तो अब फोर्स जो mg है वो तो अब भी है, यहां लेके जाओगे तब भी है इस पे mg फोर्स। तो इसका मतलब कितना काम करना पड़ा? mg फोर्स इंटू में हाइट h, तो दिस इज mgh, इतना वर्क डन करना पड़ा। और ये वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर है। और ये एनर्जी कौन सी है? दिस इज ग्रेविटेशनल। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लगा था ना, इसका वेट ही लगा था और तो कुछ नहीं लगा था। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही तो हमने काम किया है, तो वो जितना काम किया है वो इसके अंदर एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और उस एनर्जी का एक पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बार बार हम पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी भी अगर किसी ने बोल दिया तो समझो वो पोटेंशियल एनर्जी ही है उसकी। एंड दैट एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। इस ग्राउंड से जितना ज्यादा ऊपर होगा, मतलब एच की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, तो उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। अगर बिल्कुल ग्राउंड पे है तो समझो उसकी एनर्जी उस टाइम पे 0 है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल एनर्जी। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। दैट इज एक्चुअली थोड़ा
उसमें कई टॉपिक्स हैं जो हमें डिटेल में समझने हैं, इसलिए मैं उसके लिए कल से अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ओके, वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू।